हेलो दोस्तों, वेलकम टू द डेली ब्रीफ, जहां हम मार्केट्स की सबसे बड़ी स्टोरीज और ट्रेंड्स को सिंप्लीफाई करते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट भव्या दुआ। आज है ट्यूसडे 1 अक्टूबर और आज मैं आपके लिए 3 बड़ी स्टोरीज लाई हूं। आप हमें स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या किसी भी प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। और अगर आप पढ़ना पसंद करते हैं तो हमारी नो स्पैम न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर अ क्विक रन डाउन। सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आज बात करूंगी मिडिल ईस्ट में हो रहे वॉर के बारे में, फिर हम डिस्कस करेंगे चाइना और आखिरी में हम बात करेंगे स्मार्टफोन्स के बारे में। तो चलिए आज की पहली स्टोरी से शुरू करते हैं। तो चलो बात करते हैं एक रीसेंट बड़ी डेवलपमेंट के बारे में। इजराइल का एक टारगेटेड स्ट्राइक जिसमें हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरल्लाह को मार दिया गया। अगर आपको नहीं पता तो हिजबुल्लाह एक मिलिटेंट ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी है जो लेबनान में बेस्ड है और जिसको ईरान का पूरा सपोर्ट मिलता है। अब ये मैटर क्यों करता है? नसरल्लाह हिजबुल्लाह का चेहरा था कई सालों से। उसको मारकर इजराइल ईरान के इन्फ्लुएंस को वीकन करने की कोशिश कर रहा है। पिछले कुछ मंथ्स में इजराइल ने हिजबुल्लाह पर अपने अटैक्स बढ़ाए और 1 डज़न से ज्यादा टॉप कमांडर्स को मार गिराया है। ये एक आइसोलेटेड इवेंट भी नहीं है, ये एक सिग्निफिकेंट एस्केलेशन है जो कुछ बड़ा स्पार्क कर सकता है, स्पेशली अगर ईरान रिटेलिएट करे। और यही चीजें ट्रिकी हो जाती हैं। हिजबुल्लाह का ईरान से डीप कनेक्शन है और अगर ईरान रिस्पॉन्ड करता है तो पूरा रीजन वॉर के करीब जा सकता है। इजराइल और हमास के बीच का कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी बढ़ रहा है और क्वेश्चन ये आता है कि अगर ईरान ने स्टेप लिया तो क्या होगा? ग्लोबल मार्केट्स और ऑयल प्राइसेस पे इसका क्या असर होगा? अगर ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया तो हम मिडिल ईस्ट में एक फुल स्केल वॉर देख सकते हैं। और ये बस एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा। यूएस जो इजराइल का क्लोज एलाय है इसमें इन्वॉल्व हो सकता है और ईरान को रशिया और कभी कभी चाइना का सपोर्ट मिलता है। ये कॉन्फ्लिक्ट इराक, सीरिया और लेबनान जैसे कंट्रीज तक स्प्रेड हो सकती है और चीजें आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती हैं। इन्वेस्टर्स के लिए असली डेंजर ये है कि इसका ग्लोबल इकोनॉमी स्पेशली एनर्जी मार्केट्स पे क्या असर होगा। मिडिल ईस्ट दुनिया का 30% ऑयल प्रोड्यूस करता है। अगर कोई मेजर डिसरप्शन हुआ तो ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगे। ब्लूमबर्ग और वर्ल्ड बैंक ने कुछ सिनेरियोज बताए हैं। अगर कॉन्फ्लिक्ट कंटेन रहा तो ऑयल प्राइसेस $93 से $102 बैरल तक जा सकते हैं। अगर सिचुएशन 2003 के इराक वॉर जैसी हुई तो प्राइसेस $109 से $121 पर बैरल तक बढ़ सकते हैं। एक फुल स्केल वॉर प्राइसेस को $157 पर बैरल तक लेके जा सकता है, जो कैटास्ट्रोफिक होगा। जब ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो शिपिंग, फूड, रॉ मटेरियल्स सब कुछ महंगा हो जाता है। तो चाहे आप कहीं भी हो, ये आपके पॉकेट्स पे इम्पैक्ट करेगा। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट मिडिल ईस्ट में ग्लोबल शिपिंग रूट्स को डिसरप्ट करेगा और रॉ मटेरियल्स टू फिनिश गुड्स सबकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेंगे। इसका मतलब है पोटेंशियल शॉर्टेजेस, ज्यादा प्राइसेस और इन्फ्लेशन। एक इम्पॉर्टेंट चोक पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एक नैरो वाटरवे जो पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से कनेक्ट करता है। दुनिया का 20% ऑयल और 25% लिक्विफाइड नेचुरल गैस विच इज LNG इस स्ट्रेट से पास होता है। अगर ये स्ट्रेट ब्लॉक हो गया, टेम्परली ही सही, तो ऑयल प्राइसेस ओवरनाइट बढ़ सकते हैं। सऊदी अरेबिया और UAE जैसे देशों के पास ऑल्टरनेटिव पाइपलाइंस तो हैं, लेकिन ये फुल कैपेसिटी हैंडल नहीं कर सकते जो स्ट्रेट के शटडाउन को मेकअप कर सके। एशिया स्पेशली चाइना, जापान, इंडिया और साउथ कोरिया को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा क्योंकि ये मिडिल ईस्टर्न ऑयल पे हेविली डिपेंड करते हैं। यूरोप और US भी इफेक्ट होंगे, पर US ने रिसेंट ईयर्स में अपनी मिडिल ईस्टर्न ऑयल डिपेंडेंसी कम की है। तो क्या ईरान एक्चुअली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकता है? हिस्टोरिकली ईरान ने ये थ्रेट पहले भी दिया है, पर कभी फॉलो थ्रू नहीं किया क्योंकि ईरान खुद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर रिलाई करता है अपने 90% ऑयल एक्सपोर्ट्स के लिए। उसको बंद करना उन्हें खुद को सबसे बड़ा ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। प्लस US का एक सिग्निफिकेंट मिलिट्री प्रेजेंस है रीजन में ताकि ये शिपिंग लेन्स खुली रहें। ईरान कुछ टेम्पररी डिसरप्शंस तो कर सकता है, पर अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फुली क्लोज किया तो US से एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री रिस्पॉन्स ट्रिगर होगा। तो जबकि ये पॉसिबल है, ये मोस्ट लाइकली सिनेरियो नहीं लगता। तो ये थी हमारी आज की पहली स्टोरी। तो चलो अब बात करते हैं चाइना के लेटेस्ट बड़े मूव की।
चाइनीज पॉलिसी मेकर्स ने अभी अभी कुछ सिग्निफिकेंट मेजर्स अनाउंस किए हैं अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने और फाइनेंशियल मार्केट्स को स्टेबलाइज करने के लिए। कुछ एक्सपर्ट्स इसको बजूका भी कह रहे हैं। इस नए प्लान में इंटरेस्ट रेट कट्स, प्रॉपर्टी सेक्टर को सपोर्ट, स्टॉक मार्केट इंटरवेंशंस और फिस्कल स्टिमुलस के लिए स्पेशल बॉन्ड इशुएंस इंक्लूडेड हैं। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना इसके लिए अराउंड 1000 करोड़ डॉलर्स की लेंडिंग सपोर्ट दे रहा है स्टॉक परचेजेस एंड बायबैक्स के लिए। अब जबकि ये सब कुछ सुनने में काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है, काफ़ी डिटेल्स अभी भी अनक्लियर हैं। ये प्लान सिर्फ एक सिग्नल जैसा लग रहा है और पूरा रोड मैप नहीं है। आने वाले वीक्स और मंथ्स में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने की उम्मीद है। तो चाइना आखिर ऐसा कर क्यों रहा है? वेल, वेरी सिंपल। वहाँ की इकोनॉमी कुछ सीरियस चैलेंजेस फेस कर रही है। कैसे चैलेंजेस? आइए देखते हैं। प्रॉपर्टी सेक्टर क्राइसिस में है। रियल एस्टेट प्राइसेस पिछले 4 सालों से गिर रहे हैं। रियल एस्टेट जो पहले चाइना की इकोनॉमी का मेजर ड्राइवर था, जीडीपी का 30% है। 2021 से घर के प्राइसेस 20 to 40% तक गिर चुके हैं और ये काफ़ी ही प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि 70 to 80% हाउस होल्ड सेविंग्स रियल एस्टेट में इन्वेस्टेड है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस ऑल टाइम लो पे है। लोकल गवर्नमेंट्स बहुत डीप डेट में है। IMF के एस्टिमेट के हिसाब से चाइना की गवर्नमेंट डेट इंक्लूडिंग लोकल गवर्नमेंट फाइनेंसिंग व्हीकल्स 2023 में 110% ऑफ जीडीपी तक पहुंच गया था। इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो गई है। ऑफिशियल रिपोर्ट्स कहते हैं कि जीडीपी 2023 में 5.2% ग्रो हुई, लेकिन इकोनॉमिस्ट का मानना है कि एक्चुअल ग्रोथ 3 to 5% के बीच में थी। इन्फ्लेशन लगभग 0 है। कभी कभी चाइना की इकोनॉमी डिफ्लेशन में भी चली जाती है। अगस्त 2024 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स विच इज CPI सिर्फ 0.6% बढ़ा। तो क्या ये नया स्टिमुलस प्लान प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? यही बड़ा क्वेश्चन है। ये हैं कुछ चैलेंजेस जो चाइनीज इकोनॉमी आगे जाते हुए फेस कर सकती है। नंबर 1, प्रॉपर्टी सेक्टर की प्रॉब्लम्स जल्दी फिक्स नहीं होंगी। बहुत सारी सिटीज में ऑलरेडी हाउसिंग की ओवर सप्लाई है और लोग नए घर खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। चाइना का फाइनेंशियल सिस्टम भी ग्रोथ को स्लो कर रहा है। बैंक्स कम प्रॉफिटेबल हो रहे हैं और क्रेडिट ग्रोथ वीक है डिस्पाइट लो इंटरेस्ट रेट्स। चाइना की फिस्कल कैपेसिटी श्रिंक हो रही है। टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यूज 2015 के 22% ऑफ जीडीपी से गिर के रीसेंट ईयर्स में 16% तक आ गए हैं। डेमोग्राफिक्स भी उनके अगेंस्ट जा रहे हैं। चाइना की वर्किंग एज पॉपुलेशन 2013 से श्रिंक हो रही है, जो हाई ग्रोथ मेंटेन करना मुश्किल बना रही है। अगर हम इस स्टिमुलस पैकेज को थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दें तो 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे चाइना ने एक मैसिव 4 लाख करोड़ युआन यानी 58,000 करोड़ डॉलर्स का स्टिमुलस दिया था। ये नया पैकेज छोटा और टारगेटेड है। इसका डिजाइन स्पेसिफिक इश्यूज को एड्रेस करने के लिए है, ना कि मार्केट में पैसे फ्लड करने के लिए। फिर भी बीजिंग के एक्शंस में एक सेंस ऑफ अर्जेंसी दिख रही है, जिससे ये पता चलता है कि सिचुएशन काफ़ी ही सीरियस है। आने वाले टाइम में और भी मेजर्स देखने को मिल सकते हैं। इस सब के बीच कुछ बड़े इन्वेस्टर्स काफ़ी एक्साइटेड लग रहे हैं। बिलियनियर हेज फंड मैनेजर डेविड टेपर ने रिसेंटली कहा कि वो चाइना से रिलेटेड सब कुछ खरीद रहे हैं, ये देखते हुए कि चाइनीज स्टॉक्स अभी काफ़ी लो वैल्यूएशंस पे ट्रेड हो रहे हैं कंपेयर टू द S&P 500। चाइनीज स्टॉक्स ने इन स्टिमुलस मेजर्स के बाद रैली भी की है। CSI 300 इंडेक्स ने सितंबर 2024 के एंड तक अपनी सबसे बड़ी वीकली गेन देखी सिंस नवंबर 2008। लेकिन बात यह है, जब चाइनीज स्टॉक्स अभी चीप लग रहे हैं, उनमें इन्वेस्ट करना अभी भी रिस्की है। MSCI चाइना इंडेक्स फैक्टशीट के हिसाब से अगस्त 2024 में चाइनीज स्टॉक्स का फॉरवर्ड PE रेशियो अराउंड 8.9 था। ये ग्लोबली कंपेयर करने पे सस्ता लगता है, लेकिन 1992 से इंडेक्स की क्रिएशन से टोटल रिटर्न 0 है। तो बस इकोनॉमी ठीक लगने का मतलब नहीं है कि स्टॉक मार्केट भी वैसा ही बिहेव करेगा। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी सोचते हैं कि चाइना की इकोनॉमी शायद पीक कर चुकी है। 2021 में चाइना ग्लोबल जीडीपी का अराउंड 18.3% था, लेकिन अब वो नंबर गिर रहा है। बात यह है कि सारे चैलेंजेस स्ट्रक्चरल हैं। चाइना को इन्वेस्टमेंट लेड इकोनॉमी से शिफ्ट करना पड़ेगा टुवर्ड्स कंज्यूमर स्पेंडिंग, लेकिन हाउस होल्ड इनकम सिर्फ 61% ऑफ जीडीपी बनाती है। फाइनेंशियल सिस्टम को मेजर ओवरहॉल की जरूरत है। बैंक्स बैड लोन्स और टाइट कैपिटल लेवल्स के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं।
चाइना की डेमोग्राफिक डिक्लाइन के कारण डेमोग्राफिक डिविडेंड कम हो रहा है, जो उनके लिए नेक्स्ट 5 इयर्स में 3% से फास्ट ग्रो करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बनाता है। ग्लोबली दूसरे कंट्रीज अपने सप्लाई चेन्स को चाइना से दूर शिफ्ट कर रहे हैं, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को लेस सपोर्टिव बना रहा है। कुछ एनालिस्ट चाइना के एक्शंस को यूरोप के ड्रागी मूवमेंट से कंपेयर कर रहे हैं। 2012 में ईसीबी प्रेसिडेंट मारियो ड्रागी ने बोला था कि वो यूरो को बचाने के लिए जो जरूरत है वो करेंगे, और उसका रिजल्ट अच्छा आया था। लेकिन चाइना का ये केस अलग है। यहाँ के एक्शन सिचुएशन को बिगाड़ने से रोकने के लिए हैं, rather देन एग्रेसिवली इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। इन शॉर्ट, चाइना का स्टिमुलस शॉर्ट टर्म स्टॉक रैली तो ला सकता है, लेकिन डीपर इश्यूज को शायद फिक्स ना कर पाए। बड़े चैलेंज है उनकी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, जो क्विक फिक्सेस से सॉल्व नहीं हो सकते। तो ये थी हमारी आज की दूसरी स्टोरी। अब चलिए चलते हैं आज की लास्ट स्टोरी पे। इंडिया की एक्सपोर्ट गेम बदल रही है, और इस बार स्पॉटलाइट है स्मार्टफोन्स पे। पहले नॉन इंडस्ट्रियल डायमंड्स इंडिया का टॉप एक्सपोर्ट थे यूएस में, क्योंकि हमारा देश ग्लोबल जेम मार्केट में डोमिनेट करता था। लेकिन अब एप्पल के आईफोन्स ने ये जगह ले ली है, जो इंडिया और यूएस के ट्रेड रिलेशनशिप में एक बड़ा चेंज दिखाता है। फाइनेंशियल ईयर 25 के जून क्वार्टर में इंडिया के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स टू द यूएस $200 करोड़ तक पहुंच गए, जबकि डायमंड एक्सपोर्ट्स सिर्फ $144 करोड़ तक पहुंचे। ये शिफ्ट एक्चुअली फाइनेंशियल ईयर 24 के दिसंबर क्वार्टर से शुरू हुआ था, और तब से गैप और ज्यादा बढ़ गया है। स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स में 43% की ग्रोथ हुई, जबकि डायमंड एक्सपोर्ट्स लगभग 5% गिरे। पर डायमंड्स के साथ प्रॉब्लम क्या है? इंडिया की डायमंड इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही है, जो पहले एक मेजर एक्सपोर्ट लीडर थी। लास्ट ईयर से एक्सपोर्ट्स 30% तक गिर चुके हैं, और रफ डायमंड प्राइसेस पिछले 18 मंथ से लगातार गिरते जा रहे हैं। इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट के चेयर दिनेश नवादिया कहते हैं कि सिचुएशन एक ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच गई है। डायमंड्स के क्राइसिस के पीछे ये रीजंस हैं। G7 का रशियन डायमंड्स पर बैन। दिसंबर 2023 में G7 ने रशियन डायमंड्स पर सैंक्शंस लगाए, जो इंडिया के सप्लाई का 30% था। ये सैंक्शंस उन डायमंड्स पर भी अप्लाई होते हैं जो दूसरे देशों में प्रोसेस होते हैं, जैसे इंडिया। इस वजह से कंप्लायंस कॉस्ट भी बढ़ गई। यूएस में डिमांड का गिरना दूसरा रीजन है। यूएस, जो इंडिया की लार्जेस्ट डायमंड मार्केट है, वहां डिमांड गिर गई है। हाई इंटरेस्ट रेट्स की वजह से लोग लग्जरी गुड्स पे कम स्पेंड कर रहे हैं, और लैब ग्रोन डायमंड्स ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, खासकर एंगेजमेंट रिंग्स के लिए। तीसरा फैक्टर है चाइना की इकोनॉमिक स्लोडाउन। इंडियन डायमंड्स की एक मेजर मार्केट चाइना में भी इंपोर्ट्स ऑलमोस्ट 30% से गिर गए हैं, क्योंकि कंज्यूमर डिमांड और इकोनॉमी दोनों ही स्लो हो रहे हैं। ये चैलेंजेस और अनसोल्ड डायमंड्स की हाई इन्वेंट्री मिलके सूरत की डायमंड इंडस्ट्री को नेगेटिवली इफेक्ट कर सकते हैं। सूरत की फैक्ट्री सिर्फ 2 दिन ही काम कर रही है हर हफ्ते, जिससे उनकी करंट टफ सिचुएशंस दिख रही हैं। जहां डायमंड स्ट्रगल कर रहे हैं, स्मार्टफोन्स, खासकर आईफोन्स, इंडिया की एक्सपोर्ट सीन में बूम कर रहे हैं। एप्पल की चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी के अंडर चाइना से अपनी सप्लाई चेन का कुछ हिस्सा शिफ्ट करने का डिसीजन इंडिया में मेजर मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट ला रहा है। आज एप्पल के ग्लोबल आईफोन प्रोडक्शन का 14% इंडिया में होता है। सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2024 में एप्पल के एक्सपोर्ट्स इंडिया से $1.21 करोड़ तक पहुंच गए, जिसमें गवर्नमेंट इंसेंटिव्स जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बड़े रोल थे। ये एक्सपोर्ट शिफ्ट जियोपॉलिटिक्स का भी एक बड़ा रिफ्लेक्शन है। जैसे जैसे यूएस और चाइना के टेंशन्स बढ़ते जा रहे हैं, ज्यादा कंपनीज चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रही हैं और अपने मैन्युफैक्चरिंग हब्स को डाइवर्सिफाई कर रही हैं। इंडिया अपनी गवर्नमेंट बैक्ड इंसेंटिव्स के साथ एक अट्रैक्टिव ऑल्टरनेटिव बन गया है। स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स का राइज और डायमंड्स का डिक्लाइन इंडिया की इकोनॉमी में एक बड़ा शिफ्ट दिखाता है। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज जैसे डायमंड कटिंग से हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग की तरफ शिफ्ट ये दिखाता है कि कैसे इंडियन ग्लोबल सप्लाई चेन्स में अपना रोल बढ़ा रहा है। पीएलआई स्कीम जैसी पॉलिसीज ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने और लोकल प्रोडक्शन को रैंप अप करने में मदद की है। लेकिन इस शिफ्ट से स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत भी पड़ने वाली है। हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग को स्पेशलाइज्ड स्किल्स चाहिए होती हैं, और जैसे जैसे इंडिया की टेक इंडस्ट्री बढ़ेगी, स्किल्ड वर्कर्स की डिमांड भी बढ़ती जाएगी। शॉर्ट में स्मार्टफोन्स का डायमंड्स को ओवरटेक करना एज इंडियाज टॉप एक्सपोर्ट टू यूएस एक बड़ा चेंज दिखाता है। इंडिया अपने ट्रेडिशनल जेम्स और ज्वेलरी स्ट्रेंथ से आगे बढ़ रहा है और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में एक मेजर प्लेयर बन रहा है।
ये एवोल्यूशन दिखा रहा है कि कैसे देश नए ग्लोबल ट्रेंड्स के हिसाब से अडेप्ट कर रहा है और अपने आप को टेक वर्ल्ड में एज अ लीडर पोजीशन कर रहा है। तो ये थी हमारी आज की लास्ट स्टोरी। बट आज का डेली ब्रीफ एंड करने से पहले चलिए डिस्कस करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग टिडबिट्स। नंबर 1, जाइडस लाइफ साइंसेज को अभी यूएस एफडीए से अपनी इंजैलिमिटाइड कैप्सूल्स के लिए अप्रूवल मिल गया है, जो प्रोस्टेट कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होती है। यूएस में इसकी एनुअल सेल्स 87 करोड़ रुपीस के आसपास हैं। तो ये अप्रूवल कंपनी के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है और यूएस मार्केट में उनकी प्रेजेंस को और स्ट्रॉन्ग करेगी। नंबर 2, 1 अक्टूबर से एनएसई और बीएसई एक रिवाइज्ड फी स्ट्रक्चर लॉन्च करेंगे इक्विटी और डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस के लिए। सेबी ने ये चेंज सजेस्ट किया था ताकि ट्रेडिंग मेंबर्स के लिए चार्जेस यूनिफॉर्म हो जाएं और कॉस्ट में कंसिस्टेंसी आए। नंबर 3, कल्याण ज्वेलर्स के प्रमोटर ने ओक ट्री कैपिटल से 1300 करोड़ रुपीस का लोन सिक्योर किया है वॉरबक पिंसेस का स्टेक खरीदने के लिए। ये लोन 8.51 करोड़ शेयर्स की प्लेज के अगेंस्ट है, जो प्रमोटर को बिजनेस में अपना स्टेक कंसोलिडेट करने में मदद करेगा। नंबर 4, ओपन एआई के रेवेन्यूज अब $30 करोड़ पर मंथ तक पहुंच गए हैं और एनुअल सेल्स का एस्टिमेट है अराउंड 970 करोड़ रुपीस। लेकिन रैपिड एक्सपेंशन की वजह से कंपनी को फाइनेंशियल प्रेशर फेस करना पड़ रहा है और उन्होंने 2023 में 500 करोड़ रुपीस का लॉस प्रोजेक्ट किया है। ये थी आज की बड़ी स्टोरीज। मैं हूं आपकी होस्ट भव्या दुआ और ये था आज का डेली ब्रीफ। मिलते हैं अगले एपिसोड में।